हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो उसका 7th चैप्टर द इंटरव्यू बहुत ही जो है ना शानदार बात बताई गई है इसके अंदर कि वैसे तो शब्द जो है ना इंटरव्यू क्या होता है, किसी का हम कोई साक्षात्कार लेते हैं, है ना। लेकिन इसमें एक बहुत बड़े व्यक्तित्व का जिनका नाम है अम्बर्टो एको, एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उनका इंटरव्यू है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका ये वाला, इसमें बताया गया है कि भाई इंटरव्यू के बारे में लोगों की क्या धारणाएं हैं, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। अब नेचुरली लोगों के अलग अलग मत होते हैं, कोई इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है, कोई इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है। और जो इसका सेकंड पार्ट है ये वाला पार्ट 2 है ना, इसमें मुकुंद पद्मनाभन, ये द हिंदू एक अपना इंडिया के अंदर साउथ इंडिया से एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर निकलता है इंग्लिश का, है ना, उसके संपादक हैं मुकुंद पद्मनाभन। वो इनका अम्बर्टो एको का क्या लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, है ना, उनसे प्रश्न पूछते हैं और अम्बर्टो एको इनके जवाब देते हैं। तो ये जो इंटरव्यू है एक बहुत अच्छा, है ना, और ज्ञानवर्धक इंटरव्यू है। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, है ना। अब ये जो लिया गया है ये कहाँ से लिया है, एक किताब है इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, है ना। एक पेंगुइन बुक वो है बेटा, पब्लिकेशन है, ये प्रकाशन है, बहुत बड़ा प्रकाशन है ये। तो इसमें ये बुक लिखी गई है और एडिट किसने किया है इसको, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने, ठीक है ना। तो अब क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के बारे में बताया गया कि ये कौन है। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959 में उनका जन्म हुआ, वाज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज, है ना। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो पीटर हाउस में है उसमें हिस्ट्री डिपार्टमेंट के ये स्टूडेंट थे। ही वाज, और ये जो अब इसको स्टूडेंट कहा गया है ना, तो इसका मतलब स्टूडेंट लाइफ में ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। ही वाज ए रिपोर्टर ऑफ फॉर प्राइवेट आई। अब ये एक टेलीविज़न चैनल भी हो सकता है प्राइवेट आई, या एक न्यूज़पेपर भी हो सकता है। तो फॉर 10 ईयर्स 10 वर्ष तक उन्होंने रिपोर्टर का काम किया प्राइवेट आई में। एंड हैज़ रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर, और वैनिटी फेयर के लिए भी उन्होंने आर्टिकल्स लिखे। फीचर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, आर्टिकल्स लिखना। फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, है ना। तो ये जो ये वाली बुक है इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, उसमें से एक अंश लिया गया है ये। एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू प्रेजेंट डे, है ना। तो एंथोलॉजी का मतलब होता है कि एक तरह से कलेक्शन होता है किसी चीज़ का, रिटन आर्टिकल्स का जो एक कलेक्शन होता है उसको एंथोलॉजी बोलते हैं। तो 1859 से लेके प्रेजेंट डे तक के बारे में, ठीक है। हम पार्ट 1 शुरू करते हैं इसका। सिंस इट्स इन्वेंशन ए लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो, यानी 130 वर्ष पहले इसकी शुरुआत के समय से ही द इंटरव्यू हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म किसको बोलते हैं, पत्रकारिता। तो पत्रकारिता में ये जो इंटरव्यू है ये इसका अभिन्न हिस्सा बन गया है ना। एक आम बात इसमें हो गई है ना, कॉमन प्लेस हो गया है, एक सामान्य बात है जर्नलिज्म के अंदर इंटरव्यू लेना, है ना। तो पत्रकार लोग क्या होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं। अब वो सेलिब्रिटीज़ का मतलब सिर्फ फिल्मी हीरो हीरोइन को ही नहीं बोलते हम, है ना। महान लेखक हो सकते हैं, महान राजनेता हो सकते हैं, महान खिलाड़ी हो सकते हैं, यानी महान आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो किसी भी फील्ड के अंदर महान क्षमता रखने वाले लोगों के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। टुडे आज ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट, आज हर कोई व्यक्ति जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, विल हैव रेड एन इंटरव्यू, उसने कोई ना कोई इंटरव्यू जरूर पढ़ा होगा। एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स, अपने जीवन काल में कभी ना कभी उन्होंने इंटरव्यू जरूर किसी न किसी का पढ़ा होगा। वाइल फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि दूसरे दृष्टिकोण से सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज, हजारों की मात्रा में जो सेलिब्रिटीज होते हैं, है ना, बड़े लोग जो होते हैं, हैव बीन इंटरव्यूड, उनके इंटरव्यू लिए गए हैं ओवर द ईयर्स, इन वर्षों में, है ना, विगत वर्षों के दौरान। सम ऑफ देम रिपीटेडली, और कुछ लोगों के तो बार बार इंटरव्यू लिए जाते हैं। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, अतः ये बहुत मुश्किल से ही सरप्राइजिंग लगता है, अतः ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, कि इंटरव्यू के बारे में जो विचार हैं लोगों के,
ऑफ इट्स फंक्शंस, इसके कार्यों के बारे में, मेथड्स, इंटरव्यू के तरीकों के बारे में, एंड मेरिट्स, और इसके गुण दोष के बारे में, वेरी कंसिडरेबली, है ना। तो ये वेरी यानी बदलना, कंसिडरेबली यानी काफ़ी अधिक मात्रा में लोगों के अलग अलग इसमें धारणाएं हैं, है ना। वेरी का मतलब क्या होता है, बदलना, है ना। तो बदली हुई भावनाएं हैं, या ऐसे समझें आप कि लोगों के विचार एक मत नहीं है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है इसके बारे में, कुछ इसकी अच्छाइयाँ बताता है, कोई इसकी बुराइयाँ बताता है। Some might make quite extravagant claims. Extravagant का मतलब होता है एक्सेसिव, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के, कुछ लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। For it is being इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, कि अगर इंटरव्यू को उसके हाईएस्ट फॉर्म में लिया जाए, बहुत अच्छी तरह से अगर किसी का इंटरव्यू लिया जाए, तो ए सोर्स ऑफ ट्रुथ, ये सच्चाई का क्या होता है, एक स्रोत होता है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और एन आर्ट, और प्रैक्टिस के रूप में क्या है, ये एक कला है। इंटरव्यू लेना अगर इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया जाए तो ये एक आर्ट भी है, ऐसा लोग मानते हैं। अदर्स, जबकि दूसरी ओर यूजुअली, अक्सर, सेलिब्रिटीज किसको बोलते हैं, जो जाने पहचाने लोग होते हैं, है ना, जो एक तरह से स्टार होते हैं, उनको बोल सकते हैं हम, है ना। यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स, है ना। जबकि जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपने आप को इन इंटरव्यू का शिकार मानते हैं, यानी उसको अच्छा नहीं मानते, वो माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, है ना। जबकि कुछ जो सेलिब्रिटीज हैं, है ना, वो अपने आप को इंटरव्यू का क्या मानते हैं, शिकार मानते हैं, यानी इंटरव्यू उनका क्या करता है, उनका शोषण करता है एक तरह से, है ना। और डिस्पाइज का मतलब होता है हेट करना, है ना। तो माइट डिस्पाइज, वो इंटरव्यू को क्या करते हैं, हेट करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि ये जो इंटरव्यू है ये एक अनवारंटेड इंट्रूजन है। अनवारंटेड मतलब अनुचित हस्तक्षेप है ये, किसमें, इनटू देयर लाइव्स, उनके निजी जीवन में, है ना। और फील, और ये ऐसा महसूस करते हैं दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, कि ये एक प्रकार से उनको नीचा दिखाता है, उनको उनके महत्व को कम करता है। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, जैसा अब इसकी तुलना की गई है, जैसे कि जो प्राचीन संस्कृतियां होती थीं, इट इज बिलीव्ड, उनमें ऐसा माना जाता था दैट इफ वन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, कि अगर कोई किसी व्यक्ति का फोटोग्राफ खींच लेता है तो देन वन इज स्टीलिंग इट्स दैट पर्सन सोल, तो वो एक तरह से एक व्यक्ति की आत्मा को चुरा रहा होता है, उसकी निजी जानकारियों को वो चुरा रहा होता है, ठीक है ना। ऐसा लोग मानते थे पुराने जमाने में, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से बहुत सारे सेलिब्रिटीज, है ना, इस इंटरव्यू को उनकी निजी जीवन में हस्तक्षेप मानते हैं और वो इसे घृणा करते हैं। वी.एस. नायपॉल, है ना, देखिए भारतीय लेखक हैं बहुत बड़े, फिर बाद में शायद उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। वी.एस. नायपॉल फील्स दैट, ये अनुभव करते हैं, कहते हैं, महसूस करते हैं दैट सम पीपुल आर वुंडेड बाई इंटरव्यूज, कि कुछ लोग तो इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं, यानी उनकी आत्मा क्या हो जाती है, घायल हो जाती है। एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और वो अपना एक हिस्सा खो देते हैं, अर्थात उनका कुछ ना कुछ चीज एक तरह से दब जाती है। लुइस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, तो ये एलिस इन वंडरलैंड एक पुस्तक लिखी गई थी लुइस कैरोल के द्वारा, और उस पर फिर फिल्म भी बनी बच्चों के लिए, है ना। वाज सेड टू हैव हैड, उनको कहता हुआ पाया गया था, क्या कहता हुआ पाया गया था उन्हें इंटरव्यू के बारे में, कि ये जो इंटरव्यू है ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, इसमें इंटरव्यूअर जो होता है, इंटरव्यू लेने वाला जो होता है, वो एक तरह से हॉरर फैला देता है, डर फैला देता है, डरा देता है। एंड ही नेवर कंसेंटेड, और उन्होंने कभी सलाह नहीं, कभी सहमति नहीं दी कि भाई मेरा क्या लिया जाए, इंटरव्यू लिया जाए। इट वॉज द हॉरर ऑफ बीइंग लाइनाइज्ड, लाइनाइज्ड का मतलब होता है किसी को सम्मान देना, ठीक है ना। तो इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लाइनाइज्ड विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी acquaintances, interviewers and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement, है ना। तो अब इसका देखो अर्थ समझो,
इट वॉज द हिज हॉरर ऑफ बीइंग लाइनाइज्ड विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी एक्वेंटेंसेस, है ना। तो ये जो लुइस कैरोल हैं, है ना, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखा है ना, ये इंटरव्यू के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कभी इंटरव्यू देने की सहमति नहीं जताई, क्योंकि जो रिपोर्टर इंटरव्यूअर जो होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो एक तरह से भयभीत कर देता है। उसका जो डर होता है ना, कि वो हमको क्या कर देगा, बीइंग लाइनाइज्ड, कि वो हमको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर देगा कि लोग हमसे फिर क्या करेंगे, चिपकने लग जाएंगे, लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। विच मेड हिम दस रिपेल, है ना, विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी एक्वेंटेंसेस, है ना, जिससे कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिपेल करना पड़ेगा, है ना, दूर हटाना पड़ेगा आने वाले या बनने वाले पहचान वालों को, है ना, लोग जानने लग जाएंगे, है ना, इंटरव्यूअर्स और बहुत सारे इंटरव्यू लेने वाले आ जाएंगे। एंड द परसिस्टेंट पिटिशनर्स फॉर हिज ऑटोग्राफ, और जहां भी जाएंगे वो लोग, उनको लोग क्या करेंगे, ऑटोग्राफ के लिए उनके पीछे पड़ जाएंगे। वैसे बात तो सही है, देखो, है ना, अगर आपने कभी सुना हो तो बेटा, इंग्लैंड की एक वो थी राजकुमारी थी, शायद डायना नाम था उनका, है ना, तो वो सेलिब्रिटी थी, तो ये जहां भी वो जाती थी ना, तो ये पत्रकार जो लोग होते ना, जनरल, उनके पीछे पड़ जाते थे, तो वो बचती रहती थी उनसे। तो एक बार तो उनके पीछे कार दौड़ा दी उन लोगों ने इंटरव्यू लेने के लिए, है ना, और उसकी कार का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। फिर वो कह रहे हैं एंड ही वुड आफ्टरवार्ड्स, है ना, तो यानी वो जो ये लुइस कैरोल हैं, ये बचते थे इंटरव्यू लेने से, इंटरव्यू देने से, है ना। क्यों बचते थे, क्योंकि अगर कोई इंटरव्यू लेगा तो इनको क्या करेगा, बढ़ा चढ़ा के पेश करेगा, उससे क्या होगा, लोग उनको जानने लगेंगे बहुत ज़्यादा, और उनके और ज़्यादा इंटरव्यू होने लगेंगे, और लगातार उनके पीछे उनका ऑटोग्राफ लेने वाले पड़ जाएंगे, है ना। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स, तो ऐसा वो करने से क्या करते थे, बचते थे, है ना। और फिर उसकी वो भरपाई कैसे करते थे, एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपुल विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट, है ना। और वो फिर बाद में इस प्रकार का उत्कृष्ट साहित्य लिखते थे, है ना, कि लोग जो हैं वो उनको सेटिस्फैक्शन मिल जाता था और उनको अम्यूजमेंट, उनका मनोरंजन भी हो जाता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उनकी ये चीज क्या हो जाती थी, दब जाती थी। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड। रुडयार्ड किपलिंग तो इसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में और ज्यादा भर्त्सनात्मक एटीट्यूड बताते हैं। भर्त्सना होते हैं ना, जैसे किसी को बहुत ज्यादा कंडेम करना, है ना, बहुत ज्यादा बुराइयां दिखाना उसकी, है ना, तो वो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं रुडयार्ड किपलिंग। ये भी लेखक हैं बहुत बड़े इंग्लिश, और वो कहते हैं एक कंडेमनेटरी एटीट्यूड अपनाते हुए कहते हैं टूवर्ड्स द इंटरव्यूअर के लिए प्रति, है ना। हिज वाइफ, उनकी पत्नी रुडयार्ड किपलिंग की, कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी, अपनी डायरी में लिखती हैं, फॉर 14 अक्टूबर 1892, 14 अक्टूबर 1892 को, दैट देयर डे वाज रैक्ड बाय द टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, कि बोस्टन से इस दिन 14 अक्टूबर 1892 को दो रिपोर्टर्स आ गए थे, है ना, रुडयार्ड किपलिंग का इंटरव्यू लेने। तो उनकी पत्नी बता रही है कैरोलिन, और उन्होंने उनका जो दिन था वो बर्बाद कर दिया था। रैक्ड का मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना, और उन दोनों ने उनका दिन खराब कर दिया था। सी रिपोर्ट्स, वह बताती हैं, लिखती हैं, हर हस्बैंड एज के उनके पति कहते पाए जाते थे, सेइंग टू द रिपोर्टर्स से ये कहते थे, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, है ना, कि तुम्हें पता है मैं क्यों रिफ्यूज करता हूं इंटरव्यू देने से, बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि ये अनैतिक है, इट इज ए क्राइम, ये एक तरह से अपराध है, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, माना कि ये मेरा जो खुद का व्यक्तिगत मामला है, माई पर्सन, मेरी जो आत्मा है, मेरा व्यक्तित्व है, उसके प्रति कोई क्या कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है, अपराध कर रहा है, उस तरह का क्राइम है ये। एज एन असॉल्ट, ये एक तरह से हमला है मेरे ऊपर। असॉल्ट का मतलब क्या होता है, हमला, ये एक तरह से हमला है। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, है ना, और इस हमले के लिए अगर कोई इंटरव्यू लेता है मेरा, तो उसको क्या मिलनी चाहिए, पनिशमेंट के लिए वो डिजर्व करता है, ठीक है ना। इट इज कवार्डली एंड वाइल, और वो यहां तक कहते हैं कि ये इंटरव्यू लेना एक तरह से कवार्ड का काम है, कायरों का काम है, एंड वाइल, वाइल का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बहुत ही दुखद ये घटना होती है। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी रेस्पेक्टेबल आदमी नहीं चाहेगा कि मेरा इंटरव्यू लिया जाए, मच लेस गिव इट, और वो बहुत कम देना चाहेंगे।
यट किपलिंग हैड, अब देखो फिर लेखक कह रहे हैं कि देखो लोग कहते तो कुछ हैं लेकिन करते कुछ कई बार अलग भी हैं। यट फिर भी किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन, है ना। लेकिन अब ये लेखक कह रहे हैं कि किपलिंग में, है ना, किपलिंग ने किसका इंटरव्यू लिया था? मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। यानी खुद देखो अब ये खुद क्या कह रहा है कि ये क्राइम है ना, ये ऑफेंस है, असॉल्ट है, कोई हमला है, और खुद ही बंदे ने किसका? मार्क ट्वेन के ऊपर हमला कर दिया था। कैसे? इंटरव्यू लेके। तो यट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before, यानी जब ये उन्होंने कहा ऐसा, उससे कुछ वर्ष पहले ही उन्होंने खुद ने किसका इंटरव्यू लिया था? मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। मार्क ट्वेन एक बहुत बड़े इंग्लिश राइटर हैं ये भी। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal but was a fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin, है ना। अब देखो ये वापस फिर यहाँ वो आ गया कि भाई लोग कहते कुछ है और करते कुछ हैं। अब जैसे इसमें H.G. वेल्स के बारे में बताया गया है। H.G. वेल्स ये सब क्या हैं? बड़े राइटर्स, बड़े बड़े राजनेता, इस तरह के लोग हैं, है ना, सेलिब्रिटीज़ हैं ये सब। H.G. वेल्स ने 1894 में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो इंटरव्यूइंग ऑर्डियल है, ये इस घटना को उन्होंने क्या बोला? ऑर्डियल बोला इन्होंने। ऑर्डियल का मतलब होता है वही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, जैसे वाइल था ना, एक बहुत दुखद घटना होती है ये, है ना, परेशान करके रख देती है। लेकिन बट वाज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई, लेकिन अक्सर उनके इंटरव्यू होते रहते थे। कहते तो थे वो कि ये बड़ा क्या है, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है ये, है ना, लेकिन उनके इंटरव्यू बहुत जल्दी प्रकाशित भी होते रहते थे। एंड 40 ईयर्स लेटर, और 40 वर्ष बाद, फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन, है ना, जबकि और 40 वर्ष बाद उन्होंने खुद ने किसका इंटरव्यू लिया? जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया। तो कहने का मतलब है कि लोगों के कहना कुछ अलग होता है और करते कुछ अलग हैं। वैसे देखा जाए आमतौर पर तो ये जो इंटरव्यू है ना, ये अच्छी चीज़ है ना। हालांकि थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस होती है, ये जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको परेशानी होती है, लेकिन कम से कम जो अच्छाइयाँ हैं उनकी, है ना, उनके बारे में लोगों को पता तो चलता है, उनके जीवन संघर्षों के बारे में चलता है, जो भी उनकी कमियाँ हैं उनके बारे में पता चलता है, ठीक है ना। फिर लोग थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं कि अरे यार देखो ये इतना बड़ा आदमी है, इसके अंदर भी तो कमियाँ हैं, है ना, तो आदमी इतना ज़्यादा परेशान उससे नहीं होता है। Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, है ना। अब ये Saul Bellow भी एक दूसरे सेलिब्रिटी हैं, इनका तो कोई सब कुछ नीचे लिखा हुआ है, ये कौन कौन क्या क्या है, तो आप हल्का सा देख लेना इनको। Saul Bellow who has consented, जिन्होंने की सहमति दे दी थी इंटरव्यू देने के लिए बहुत सारे मौक़ों पर। Nevertheless, फिर भी once described interviews as being like thumbprints on his windpipe, है ना। अब ये जो सॉल बेलो हैं, इन्होंने बहुत बार इंटरव्यू दिया, लेकिन जब इनसे पूछा गया इंटरव्यू के बारे में तो क्या कहा इन्होंने कि जब कोई मेरा इंटरव्यू लेता तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे विंड पाइप पे उन्होंने थंबप्रिंट्स कर दिए हों। विंड पाइप मतलब श्वास नली होती है ना, और थंबप्रिंट का मतलब गला पकड़ लिया हो, है ना, उंगलियां रख दी हो। उंगलियां रखने का मतलब क्या है? गले को उंगलियों से दबा दिया हो, है ना, यानी घुटन होती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं वो। Yet, despite the drawbacks of the interview, अब देखो लेखक अपनी राय बता रहे हैं कि ये जो लोगों ने इंटरव्यू की बुराइयां बताई हैं, ड्रॉबैक्स बताए हैं, कमियां जो बताई हैं, इनके बावजूद, डिस्पाइट यानी बावजूद, इट इज़ ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये है संचार का, है ना, एक बहुत बड़ा साधन है। These days, इन दिनों, मोर देन एट एनी अदर टाइम, है ना, और इन दिनों तो पहले इतना कभी नहीं हुआ, अब तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज लोगों के छपते हैं। आवर मोस्ट विविड इंप्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज आर थ्रू इंटरव्यूज, है ना, कि अब लेखक कहना चाह रहे हैं कि आज के इन दिनों में, है ना, पहले की बनस्पत, मोर देन एट एनी अदर टाइम, पहले की बनस्पत, आवर मोस्ट विविड इंप्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज, है ना, यानी जो भी हमारे समकालीन कौन हैं, जो हमारे समकालीन सेलिब्रिटीज़ हैं,
है ना, बहुत बड़े जो लोग हैं उनके बारे में जो स्पष्ट जानकारियां हैं, विविड इंप्रेशंस हैं, उनके बारे में स्पष्ट जानकारियां हमको इंटरव्यू के थ्रू ही मिलती हैं, आर थ्रू इंटरव्यूज, वो हमें इंटरव्यू के द्वारा ही मिलती हैं। डेनिस ब्रायन हैज रिटन, डेनिस ब्रायन लिखते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीच अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, है ना, कि इस इंटरव्यू के में डेनिस ब्रायन ने लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग हर चीज, ऑफ मोमेंट, उस क्षण के बारे में, है ना, उस समय उस सेलिब्रिटी के जीवन के बारे में हर चीज रीचेज हम तक पहुंच जाती है, किसके द्वारा, थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस, जब एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा होता है, ऑफ अनदर, दूसरे व्यक्ति से, अर्थात जब एक सेलिब्रिटी का क्या लिया जा रहा होता है, इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से, द इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, है ना, इसी वजह से जो इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यू लेने वाला होता है ना, उसकी एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है ना, वो क्या रखता है, उसकी एक बहुत बड़ी उसकी भी बहुत बड़ी इज्जत होती है, जो जितना अच्छा इंटरव्यू लेना जानता है उसकी उतनी ही रेटिंग अच्छी होती है। ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर, उसकी इतनी शक्ति होती है, इतना प्रभाव होता है जिसका हमें अंदाजा नहीं होता, अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है। अब देखो ये पार्ट फर्स्ट हो गया, तो इसमें क्या देखा हमने, इंटरव्यू के बारे में कुछ लोगों ने अच्छा बताया इसको, ज़्यादातर लोगों ने, जो सेलिब्रिटीज़ ने क्या बताया इसको, उनकी निजी जीवन के ऊपर हमला बताया, लेकिन लास्ट में लेखक ने सम अप किया इस चीज़ को कि अगर इंटरव्यू नहीं लिए जाएं और नहीं छापे जाएं तो इन लोगों के बारे में, ये सेलिब्रिटी कैसे बने, ये महान कैसे बने, है ना, इतने बड़े लोग कैसे बने, उसके बारे में सामान्य लोगों को जानकारी कैसे होगी, है ना। तो इसलिए इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है कम्युनिकेशन का, है ना। अब ये जो पार्ट सेकंड है, मैंने बताया था ना आपको, इसमें द हिंदू के एक रिपोर्टर हैं, है ना, एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, मुकुंद पद्मनाभन, है ना, ये अम्बर्टो एको, है ना, ये अम्बर्टो एको कहाँ के थे, इटली के एक बहुत बड़े, है ना, लेखक और वैज्ञानिक, है ना, थे। इनका ये इंटरव्यू लेते हैं और इनकी अम्बर्टो एको की एक किताब लिखी इन्होंने, है ना, और उस किताब का नाम था द नेम ऑफ द रोज। क्या नाम था उस किताब का, द नेम ऑफ द रोज। ये रहा देखो, द नेम ऑफ द रोज। इसकी पता है कितनी, 15 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई, है ना। 1 मिलियन किसको बोलते हैं, 10 लाख को, है ना, तो 10 लाख को 15 से गुना कर दो, यानी 1.5 करोड़ कॉपियां इसकी बिकी, इतनी ज़्यादा ये पॉपुलर बुक थी इनकी। तो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं ये। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट, यह एक अंश है फ्रॉम द इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो एको। अम्बर्टो एको का जो इंटरव्यू लिया गया है उसका अंश है। द इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाला कौन है, इज मुकुंद पद्मनाभन, ये मुकुंद पद्मनाभन है, फ्रॉम द हिंदू, हिंदू अखबार से है, द हिंदू अखबार से हैं ये। अम्बर्टो एको ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली, है ना, तो ये अम्बर्टो एको इटली के अंदर एक बोलोग्ना यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रोफेसर हैं, अब ये हैं नहीं थे, है ना, 2016 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। हैड ऑलरेडी अक्वायर्ड ए फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, है ना, इनने जो ये अम्बर्टो एको हैं, इन्होंने एक इतनी बड़ी प्रसिद्धियां, बहुत ज़बरदस्त ख्याति प्राप्त कर ली है ना। फॉर्मिडेबल रेपुटेशन का मतलब होता है जिसकी कोई तुलना ना हो, इतनी उन्होंने एक रेपुटेशन प्राप्त कर ली है, किसके रूप में, एज ए स्कॉलर, है ना, एक स्कॉलर के रूप में, एक विद्वान व्यक्ति के रूप में, फॉर हिज आइडियाज ऑन सीमियोटिक्स, है ना, उनके आइडियाज किसके ऊपर, सीमियोटिक्स के ऊपर। अब सीमियोटिक्स क्या है, ये एक विज्ञान की शाखा है जिसमें सिंबल्स और साइंस जो होते हैं, चिन्ह, प्रतीक, है ना, उनके महत्व और उनके ऊपर उनकी अध्ययन किया जाता है ना। अब देखो छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको, रोमन अक्षर पढ़ते हो ना आप लोग, रोमन नंबर्स जो होते हैं, तो देखो उसमें बहुत कम चीज से काम चल जाता है। जैसे ये 1 को ऐसे लिखते हैं हम, है ना, 2 को ऐसे लिखते हैं, है ना, देखो डंडे ही तो हैं ये, है ना, फिर ये 3, ये भी 3 है तो सिंगल डंडे, फिर 4 को कैसे लिखते हैं, ये 5 हो गया, है ना, और इसमें आगे लगा दे तो ये 4 हो गया, फिर 5 का ये, तो देखो अभी तक सिर्फ ये डंडा और ये इस तरह का, यानी एक तो ये और एक ये इसी से ही काम चल जाता है ना। और फिर लास्ट में 10 के लिए क्या यूज करते हैं अपन, ये क्रॉस यूज करते हैं। तो यानी 1 से लेके 10 तक की गिनतियां, ठीक है ना, सब इन 3 उनसे चिन्हों से बन जाती हैं। तो इसका मतलब चिन्हों का देखो कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि 5 ये हो गया, फिर 6 ये हो गया, फिर 7 ये हो गया, फिर 8 ये हो गया,
फिर 9 इस तरह से हो गया और 10 ये हो गया। तो देखो इस पूरी 1 से 10 तक की गिनती में कितने साइन, कितने चिन्ह उपयोग में आए? मात्र 3, ये वाला और ये वाला, है ना। तो कितना महत्व होता है इनका, साइंस का और सिंबल्स का, चिन्हों का और प्रतीकों का, है ना। तो मैंने तो एक छोटी सी बात बताई है आपको, ये है ना। अब ये जो भाषा है, लिपि है, अब जैसे ये अक्षर है, ये टी, इस टी के अक्षर की इस तरह की बनावट होती है, एच की ऐसी होती है, ई होती है, तो ये भी क्या एक तरह से सिंबल्स हैं, है ना। तो इस विज्ञान का इसमें अध्ययन किया जाता है सीमियोटिक्स के अंदर। तो ये सीमियोटिक्स के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स बोलते हैं इनको। लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस एंड मेडिएवल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, है ना। तो ये जो अम्बर्टो एको हैं, ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इटली में, है ना। और इन्होंने एक बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली थी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में, किसके लिए? सीमियोटिक्स के ऊपर उनके आइडियाज़ के रूप में, है ना। और लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस, इन्होंने बहुत सारी साहित्यिक कृतियाँ लिखी, है ना। और एंड मेडिएवल एस्थेटिक्स, है ना। और जो हमारा मध्यकाल था, मेडिएवल का मतलब क्या होता है? मध्यकाल, है ना। यानी मध्यकाल का मतलब मान लो आप ये 800 से लेके, और जो अब 800 ईस्वी से पहले का जो वो, तो वो प्राचीन काल में मान लो उसको, या 400 से पहले का प्राचीन काल में हो गया। उसके बाद फिर ये जो ना, ये मध्यकाल में आता है। और अभी फिलहाल क्या है? ये आधुनिक काल चल रहा है, ठीक है ना। जब से पुनर्जागरण हुआ, मशीनों की खोज हुई, ये आधुनिक काल हो गया, ठीक है। तो मेडिएवल एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स का मतलब होता है कि जो हमारा मध्यकाल था उसमें भी बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनी, है ना। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनी। तो उसकी सुंदरता, कला की सुंदरता, साहित्य की सुंदरता, इसके बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। किससे पहले? बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, है ना। ये फिक्शन लिखने से पहले, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक कथाएं, है ना। एक तो होती है फिक्शन, एक होता है नॉन फिक्शन। फिक्शन का मतलब जब कोई कवि या लेखक कल्पना के द्वारा पात्रों को गढ़ता है। और नॉन फिक्शन क्या होगा? वो असल की स्टोरी होती है, ठीक है। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट्स, एसेज, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग, है ना। अब देखो उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं अम्बर्टो एको ने। लिटरेरी फिक्शन, है ना, साहित्यिक काल्पनिक जो कथाएं हैं वो लिखी हैं। एकेडमिक टेक्स्ट्स, है ना, और ये क्योंकि प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इनकी जो अकादमिक बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए। एसेज लिखे, बच्चों के लिए किताबें लिखी, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखे। और हिज रिटन आउटपुट, और जो चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, इज स्टैगरिंगली लार्ज, वो एक तरह से ज़बरदस्त बहुत बड़ा कलेक्शन है। स्टैगरिंग का मतलब होता है यानी आपको आश्चर्य हो जाएगा यार एक व्यक्ति इतना कैसे लिखता है। एंड वाइड रेंजिंग, और ऐसा नहीं, हर फील्ड में लिखा है इन्होंने। वाइड रेंजिंग जिसकी सीमा क्या है? बहुत बड़ी सीमा है, ऐसा इन्होंने लिखा है अम्बर्टो एको ने। इन 1980 में ही अक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम। 1980 में उन्होंने बौद्धिक सुपरस्टारडम प्राप्त कर लिया। बौद्धिक एक तरह से वो सुपरस्टार बन गए, इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार बन गए, उसके बराबर हो गए वो विद द पब्लिकेशन, जब उनकी ये वाली किताब छपी, द नेम ऑफ द रोज, है ना। तो इस पुस्तक ने उन्हें अपार ख्याति दिला दी। विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। मैंने बताया ना 1 मिलियन 10 लाख को बोलते हैं, और 10 लाख को 100 से गुणा कर दो तो क्या हो गया? 1 करोड़ हो गया। तो मैंने बताया ना 15 मिलियन, तो यानी करीब 1.5 करोड़ कॉपियाँ उसकी बिकी उस पुस्तक की। अब ये मुकुंद इनका इंटरव्यू ले रहे हैं अम्बर्टो एको का। मुकुंद कह रहे हैं, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज, अंग्रेजी जो उपन्यासकार हैं और जो विद्वान हैं जिनका नाम डेविड लॉज है, वंस रिमार्क, एक बार उन्होंने कहा था आपके बारे में, है ना। ये उनसे कह रहा है ना, अम्बर्टो एको से कह रहा है कि जो अंग्रेज उपन्यासकार और विद्वान डेविड लॉज ने एक बार आपके बारे में कहा था। क्या कहा था उन्होंने? आई कांट अंडरस्टैंड, कि मैं समझ नहीं सकता, हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। ही कौन? एको। कि एक व्यक्ति इतना सब कुछ कैसे कर सकता है जितना ये एको ने किया है। अब अम्बर्टो एको कह रहे हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। हो सकता है मैं ऐसा इंप्रेशन देता हूं या लोग ऐसा मानते हैं कि मैं बहुत सारी चीजें करता हूं, बट इन द एंड, देखो बेटा कितनी बड़ी बात है इन्होंने,
है ना। ये कह रहे हैं कि हो सकता है लोगों को ऐसा इंप्रेशन लगता हो, लोगों को ऐसा प्रतीत होता हो कि मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन बट इन द एंड, लेकिन अंत में आई एम कन्विंस्ड, मुझे पूरा विश्वास है, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, कि मैं हमेशा क्या कर रहा हूँ, एक ही चीज़ कर रहा हूँ। अब जैसे सिंपल उदाहरण ले लो आप, कि जो हलवाई होता है वो बनाता क्या है, मिठाई बनाता है ना। लेकिन अब उस मिठाई में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मावा होता है, मेन जो चीज़ है वो मावा होता है ना, और चीनी होती है, और एक दो चीज़ें और होती हैं। अब उसी से ही वो सैकड़ों प्रकार की मिठाई बना देता है। तो मेन इंग्रेडिएंट जो है, मेन तत्व उसके पास क्या है, मावा हो गया, है ना, ठीक है ना, और चीनी हो गई, और थोड़ा बहुत और कोई चीज़ है वो, है ना, पनीर इस तरह की, लाइक दूध प्रोडक्ट हो गए, कहने का मतलब ये हुआ, है ना। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि लोगों को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एक ही चीज़ कर रहा हूँ, बस वो अलग अलग फॉर्म्स में दिख जाती है ना। अब और आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। फिर मुकुंद कह रहे हैं विच इज़, कि वो क्या है। अम्बर्टो एको बोल रहे हैं आह नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, है ना। अब ये इन्होंने कहा कि भाई मैं सेम थिंग कर रहा हूँ, एक ही चीज़ कर रहा हूँ। तो अब वो कह रहे हैं कि बताओ, वो इन्होंने पूछा मुकुंद ने, बताओ वो है क्या चीज़, वो आखिर जो आप एक चीज़ कह रहे हो वो। तो अब वो कह रहे हैं इसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। अब वो कह रहे हैं कि मेरी कुछ दार्शनिक रुचियाँ हैं, है ना। हर व्यक्ति की एक अंतरात्मा की एक आवाज़ होती है, उसका एक लाइन ऑफ थॉट होता है ना, एक विशेष चीज़ के बारे में वो सोचता है। तो ये कह रहे हैं कि मेरा एक विशेष फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है, मेरी एक विशेष दार्शनिक रुचि है, एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। और मैं उसी मेरे फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट को परस्यू करता हूँ, अंजाम देता हूँ, किसके द्वारा, मेरे द्वारा जो एकेडमिक्स की बुक्स लिखी गई हैं उनमें, और जो मेरे द्वारा नॉवेल्स लिखे गए हैं उनमें। यानी मेरी विचारधारा एक ही है, बस वो विचारधारा किसमें प्रतीत हो जाती है, कई बार मेरे द्वारा जो स्टूडेंट्स के लिए जो किताबें लिखी गई होती हैं उनमें झलक जाती है, कई बार जो मैं नॉवेल्स लिखता हूँ उसमें झलक जाती है, बाकी है दोनों में मेरी कॉमन विचारधारा। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और वो कह रहे हैं यहाँ तक कि मैंने जो बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं, आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, वो भी किस पे हैं, वो अहिंसा और शांति पे आधारित हैं। तो कहने का मतलब देखो अब इनकी थीम आ गई ना निकल के, कि इन कैसे लेखक हैं, ये अहिंसावादी लेखक हैं और शांतिवादी लेखक हैं, है ना। यू सी, आप देखोगे द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, कि आप देखोगे कि मैंने जो बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं उनमें भी नॉन वायलेंस और पीस झलकती है, वही सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, वही मेरा समान जो नैतिक और जो मेरे दार्शनिक इंटरेस्ट हैं, जो मेरी रुचियां हैं, वो ही इन में बच्चों की किताबों में भी झलकी हैं। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट। अब वो कह रहे हैं कि हाँ मेरा एक सीक्रेट भी है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। डिड यू नो वॉट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, है ना। अब ये कह रहे हैं मुकुंद पद्मनाभन से अम्बर्टो एको, क्या आप जानते हो कि अगर इस संसार में से, इस ब्रह्मांड में से, यूनिवर्स में से, अगर हम एम्प्टी स्पेसेस, खाली स्थानों को एलिमिनेट कर दें, हटा दें, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, जितने भी परमाणु हैं, है ना, तत्वों के जितने भी परमाणु हैं जिनसे ये ब्रह्मांड बना है, उन सब के मध्य जो क्या है, स्पेसेस हैं, खाली स्थान है, अगर उनको हटा दिया जाए, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये पता है कितना बन जाएगा, मेरी मुट्ठी के बराबर इतना बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिक्त स्थान बहुत ज्यादा मात्रा में हैं। सिमिलरली, अब ये इन्होंने एक दृष्टांत देकर बताया है, इसी प्रकार सिमिलरली वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स, है ना, कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। अब देखो, अब इसको तुम दूसरे रूप में समझ सकते हो कि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा टाइम होता है, लेकिन ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो उस समय का कैसा उपयोग करता है ना। यही जो है ना भेद उत्पन्न करता है दो व्यक्तियों के ऊपर, एक सफल व्यक्ति के ऊपर में और एक असफल व्यक्ति में, है ना। एक जो सफल व्यक्ति होता है बस वो क्या करता है, अपने टाइम का सदुपयोग करता है, ठीक है ना, अपनी स्किल्स को बढ़ाने में, अपने हुनर को बढ़ाने में, अपना ज्ञान बढ़ाने में, ठीक है ना, अच्छा सोचने में, अच्छा करने में वो अपना समय जो है ना लगाता है।
है ना। तो ये वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में बहुत सारे खाली स्थान हैं। आई कॉल देम इंटरस्टिक्स, मैं इन्हें इंटरस्टिक्स कहता हूँ, है ना। खाली स्थान, इसका भी अर्थ वही है ना, मैं उन्हें खाली स्थान कहता हूँ, इंटरस्टिक्स कहता हूँ। से यू आर, अब कह रहे हैं कि मानो, से यानी मानो, माना कि यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, कि जैसे अभी आप मेरे यहाँ आए मेरे से मिलने के लिए, मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। यू आर इन एन एलिवेटर, तुम लिफ्ट में चढ़ के आ रहे हो। एलिवेटर किसको बोलते हैं? लिफ्ट को बोलते हैं। तुम लिफ्ट में चढ़ के आ रहे हो। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब आप ऊपर आ रहे हो मुझसे मिलने के लिए, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका क्या कर रहा हूँ? इंतजार कर रहा हूँ। अब मैं दो काम कर सकता हूँ ना, कि आपका कॉल आ गया कि भाई मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, तो अब मैं बस सारा काम छोड़ के बैठ जाऊँ सोफे पे और आपका इंतजार करूँ, या तो मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा इन्होंने क्या किया, अब ये बताएंगे। दिस इज एन इंटरस्टिस, कि ये भी क्या है? एक रिक्त स्थान है ना। गैप आ गया कि नहीं आ गया? मैं आपका वेट कर रहा हूँ। एन एम्प्टी स्पेस है ये भी। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, अब ये कह रहे हैं कि मैं इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस में काम करता हूँ। यानी इन्होंने पूछा था ना मुकुंद पद्मनाभन ने कि आपने इतना सब कुछ कैसे कर लिया, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि आई वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, है ना, कि जब आपका एलिवेटर फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे आ रहा था, उस समय के दौरान आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, मैंने एक आर्टिकल लिख लिया है, और हंसने लग जाते हैं। तो बता, उन्होंने दे दिया ना, देख लो कि मैंने इस थोड़े से समय का भी क्या कर लिया? उपयोग कर लिया, ठीक है ना। अब मुकुंद पूछ रहे हैं उनसे, नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, कि हाँ ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। यूर नॉन फिक्शनल राइटिंग्स, है ना। नॉन फिक्शनल किसको बोलेंगे हम? जो बुक्स लिखी गई हैं, एकेडमिक जो बुक्स लिखी गई हैं, है ना, किताबें जो लिखी गई हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनको नॉन फिक्शनल राइटिंग्स। यूर स्कॉलरली वर्क, इसको स्कॉलरली वर्क भी कह सकते हो, है ना, वैज्ञानिक जो शोध करे हैं आपने। हैज़ ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, अब ये मुकुंद कह रहे हैं उससे कि जो भी आपका नॉन फिक्शनल राइटिंग्स हैं, जो आपने बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं, है ना, या शोध पत्र लिखे हैं आपने, उन सब के अंदर एक विशेष प्रकार का खेल नुमा अंदाज है, और उसके अंदर एक पर्सनल क्वालिटी है ना, आपने उनको पर्सनल टच दे दिया है। इट इज ए मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, और यानी जो आपने लिखा है वो जो आम लोग लिखते हैं, जो एक रेगुलर एकेडमिक स्टाइल है लिखने का, है ना, एक आम जो तरीका है पुस्तकें लिखने का, उससे ये एक तरह से बिल्कुल अलग हटके है, मार्क डिपार्चर है। आपके द्वारा जो लिखा गया, आपकी द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, ये जो एक कन्वेंशनल जो एटीट्यूड है बुक लिखने का, उससे क्या है, ये बिल्कुल एकदम हटके अलग है। विच इज इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, है ना। तो वो तुलना कर रहे हैं कि जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल है, जैसा कि आम लोग लिखते हैं और अब तक लिखे चले आ रहे थे, और वो कैसी है? इनवेरिएबली, निस्संदेह, डीपर्सनलाइज्ड है, उसमें कोई पर्सनल टच ही नहीं होता। एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, और वो कैसा होता है? अक्सर सूखा और नीरस होता है ना। यानी अब तक जो लोगों द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, बस वो सिद्धांतों पर आधारित हैं, और बस कैसी होती हैं? वो बड़ी ड्राई और बोरिंग होती हैं, है ना। जबकि आपने अपनी राइटिंग्स के अंदर, है ना, क्या दे दिया उनको? प्लेफुल बना दिया उनको, है ना, जैसे कोई खेल खेल रहे हो आप कहानी रूप में, और आपने उनको पर्सनलाइज कर दिया, उनमें एक तरह से एक पर्सनल टच दे दिया आपने उनको। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, अब ये मुकुंद पूछ रहे हैं उनसे कि क्या आपने जानबूझ के, है ना, सोच समझ के ये जो इनफॉर्मल अप्रोच है, ये जो विशेष तरीका है, ये अपनाया, और इट इज समथिंग, और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, है ना। तो यानी आपने जानबूझ के ये जो है ना प्लेफुल तरीका, है ना, और जो पर्सनलाइज कर दिया आपने इसको, ये जो आम तरीका था किताबें लिखने का, उससे बिल्कुल हट के जो आपकी अप्रोच थी, तो ये कह रहे हैं कि ये आपने जानबूझ के किया, सोच समझ के किया, या बस ये हो गया, अपने आप हो गया? ये बताओ आप मुझे कि ये आपने जानबूझ के किया या यूं ही अनायास ये सब कुछ हो गया। अब अम्बर्टो एको बता रहे हैं इसके बारे में। When I presented my first doctoral dissertation in Italy, है ना। अब देखो जो पीएचडी करते हैं, क्या करते हैं? पीएचडी होते हैं ना, डॉक्टरेट करते हैं, ठीक है ना। तो वो उनको क्या करनी होती है? एक थीसिस जमा करा, एक शोध पत्र लिखना होता है
है ना, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन इन इटली, जब इटली में मैंने अपना प्रथम पीएचडी के लिए शोध पत्र सबमिट किया था, वन ऑफ माय प्रोफेसर सेड, तो मेरे एक प्रोफेसर ने कहा, क्या कहा उन्होंने, देखो ये एपोस्ट्रोफी लगी हुई है, स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ ए सर्टेन सब्जेक्ट, कि जो स्कॉलर्स होते हैं, जो शोधार्थी होते हैं, वो किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, फिर वो उसके बारे में बहुत सारी गलत कल्पनाएं करते हैं, उल्टी कल्पनाएं करते हैं, है ना। ये एक तरीका है बेटा विज्ञान का, है ना, विज्ञान का या किसी भी सब्जेक्ट का, कि पहले उसके बारे में खूब पढ़ो, उसके बारे में, है ना, जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हो वो करो, और फिर ऐसी कल्पना कर लो जो बिल्कुल बिना सिर पैर की हो, ठीक है ना, अब फिर उसको गलत साबित करो। तो इस प्रक्रिया में बहुत सारी नई चीजें उपज के आ जाती हैं, ठीक है ना। तो यही इसमें कहा गया है कि प्रोफेसर ने कहा था कि जो स्कॉलर्स होते हैं वो किसी विशेष सब्जेक्ट के बारे में खूब सारा पढ़ते हैं, खूब सारा समझते हैं, देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, फिर वो बहुत सारी गलत परिकल्पनाएं करते हैं, देन दे करेक्ट देम, फिर वो उनमें शुद्धिकरण करते हैं उन गलत परिकल्पनाओं में, एंड एट द एंड, और अंत में दे पुट द कंक्लूजन्स, और वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यू ऑन द कंट्रेरी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, अब ये कौन कह रहा है, वो प्रोफेसर कह रहा है अम्बर्टो एको से, है ना, लेकिन तुमने, यू किसके लिए आया, अम्बर्टो एको के लिए आया है, लेकिन तुमने ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, तुमने अपनी रिसर्च की स्टोरी को ही बता दिया, इस थीसिस में तुमने अपनी स्टोरी को ही बता दिया, जो तुमने रिसर्च करी है इसको स्टोरी रूप में तुमने लिख दिया, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, और यहाँ तक कि तुमने अपनी इस स्टोरी में जो तुम्हारी असफलताएं हुई, जो तुमने एरर्स करी, गलतियां करी, जो तुमने प्रयास करे, गलती हुई फिर सुधारा, फिर गलती हुई फिर सुधारा, तो इसको बोलते हैं ट्रायल्स एंड एरर्स, है ना। ट्राई करो, गलती होगी फिर सुधारो, ट्राई करो, गलती होगी फिर सुधारो, तो वो कहना तुमने ये सब किया, है ना। एट द सेम टाइम, अभी अम्बर्टो को कह रहे हैं उसी समय, है ना, ही रिकॉग्नाइज्ड, उन्होंने ये मान लिया, है ना, रिकॉग्नाइज कर लिया उस प्रोफेसर ने, आई वॉज राइट, कि मैं सही था, एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन एज ए बुक, और उस प्रोफेसर ने मेरी वो जो थीसिस थी, मेरा जो डिसर्टेशन था, मेरा जो शोध कार्य था, उसको एक किताब के रूप में छपवा दिया, विच मीन्ड ही अप्रिसिएटेड इट, इसका मतलब उनको मेरी जो वो थी कहानी वो पसंद आई थी, यानी पहली बार ऐसा हुआ था। अब तक बच्चे क्या करते थे, बहुत सारा पढ़ते थे, फिर फॉल्स अजम्पशंस करते थे, फिर उनको एक एक करके उनमें करेक्शंस करते थे, और लास्ट में फिर किस पे पहुंचते थे, कंक्लूजन पे पहुंचते थे। जबकि अम्बर्टो एको ने क्या किया, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच उसमें उन्होंने अपनाई, और ये इस तरह से उन्होंने अपनी वो जो रिसर्च थी उसकी कहानी को लिख डाला, और उस कहानी के अंदर जो जो उन्होंने गलतियां करी, ट्रायल्स एंड एरर्स, उनका भी समावेश कर लिया, ठीक है। एट दैट पॉइंट, और फिर उस प्रोफेसर ने उनकी जो थीसिस थी उसको बुक के रूप में छपवा दिया, इसका मतलब उन्होंने उसको क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, यानी वो उससे खुश थे। एट दैट पॉइंट, उसी समय, अब लेखक कह रहे हैं कि उसी समय मैं समझ गया कि ये मेरी जो अप्रोच है बिल्कुल करेक्ट है। एट दैट टाइम, एट द एज ऑफ 22, उस समय मात्र कितने वर्ष के थे, 22 वर्ष के थे अम्बर्टो एको। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, स्कॉलरली बुक्स की ये जो शोध बच्चों की जो किताबें हैं, स्टूडेंट्स की जो किताबें हैं, है ना, जो स्कॉलरली बुक्स का मतलब होता है जो कॉलेजों में, स्कूलों में जो पढ़ाई जाती हैं किताबें, वो शुड बी रिटन द वे आई हैड डन, ये इस तरह से लिखी जानी चाहिए जैसा कि मैंने अपनी थीसिस लिखी है, बाई टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, है ना, जैसे कि मैंने अपनी रिसर्च की स्टोरी बताई थी। दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव ए नैरेटिव एस्पेक्ट, नैरेटिव का मतलब था कहानी रूप में। अब ये अम्बर्टो एको कह रहे हैं कि दिस इज वाई, यही कारण है कि जो मैं एसेज लिखता हूँ वो हमेशा एक कहानी रूप में होते हैं, ठीक है ना, यानी जो भी मैं किताबें लेता हूँ, किताबें लिखता हूँ, वो सब किस रूप में होती हैं, एक कहानी रूप में होती हैं। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स नॉवेल्स सो लेट, है ना, और अम्बर्टो को कह रहे हैं कि एंड दिस इज वाई, यही कारण है संभवतया कि मैंने नैरेटिव्स लिखना शुरू कर दिया, लेकिन लेट लिखा मैंने ये, है ना। एहसास तो उनको 22 वर्ष में ही हो गया था, फिर वो किस में व्यस्त हो गए थे,
अपनी जो कॉलेज की जो उनका जो यूनिवर्सिटी का जो अपना अध्ययन था, अध्यापन था, उसमें व्यस्त हो गए। फिर बाद में एट द एज ऑफ 50 और 50 मोर और लेस, जब वो लगभग आसपास 50 वर्ष के आसपास थे, तो उनको ये महसूस हो गया कि अब मुझे इस दिशा में काम करना चाहिए, मुझे नॉवेल्स लिखने चाहिए। आई रिमेंबर, अब ये अम्बर्टो के कह रहे हैं कि मुझे याद है, दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थेस, कि मेरा एक मित्र था, प्रिय मित्र था रोलैंड बार्थेस जिसका नाम था, वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, परेशान रहता था, दैट ही वॉज एन एसेस्ट, कि वो एक निबंधकार था। क्या था वो? एक निबंधकार था, एंड नॉट ए नॉवेलिस्ट, बल्कि जबकि क्या नहीं था, वो एक नॉवेलिस्ट नहीं था, वो एसेइस्ट तो था लेकिन नॉवेलिस्ट नहीं था, अर्थात उसके ऐसे जो उसके लिखे हुए निबंध जो होते थे वो ड्राई होते थे, नीरस होते थे, यानी वो एक नॉवल के रूप में नहीं होते थे। तो इस बात का उसे दुख था। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग, है ना, वो वन डे और अनोदर, यानी एक ना एक दिन वो चाहता था कि मैं क्रिएटिव राइटिंग लिखूंगा, है ना, नॉवेल्स लिखूंगा जिससे कि लोगों को क्या आए, वो पसंद आए। बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो ऐसा करने से पहले ही उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अब ये कह रहे हैं अम्बर्टो एको कि मुझे इस तरह की फ्रस्ट्रेशन कभी भी महसूस नहीं हुई। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट, मैंने तो बस अनायास ही नॉवेल्स लिखना शुरू कर, तभी देखो इसका ये है ना, देखो ये लिखा हुआ था, आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, कि मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूं जो संडेज को क्या लिखता हूं? नॉवेल्स लिखता हूं। आई हैड नथिंग टू डू, आई हैड नथिंग टू डू वन डे, है ना, अब ये कह रहे हैं कि एक दिन मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए, है ना, एक दिन मेरे पास, सब ये कह रहे हैं एक्सीडेंट्स, बाई एक्सीडेंट हुआ, बाई चांस शुरू हुई ये चीज़, है ना, एक दिन मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं, सो आई स्टार्टेड, इसलिए मैंने शुरू कर दिया नॉवल लिखना। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट ऑफ फॉर नरेशन, और जब मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया तो मेरा जो कहानी लिखने का जो टेस्ट था उसको संतुष्टि मिल गई। ऐसे ऐसे होता है ना, हर व्यक्ति के अंदर एक इच्छा होती है, जैसे मेरी इच्छा थी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, है ना, इंजीनियर होने के बावजूद भी, है ना, तो जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया तो मेरी एक अंदर की जो इच्छा थी वो क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई, है ना। तो यही कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, वहाँ पर कैसा काम था इनका? एकेडमिक का काम था, बच्चों को विषय के बारे में पढ़ाने का काम था, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं एक प्यास थी, और वो क्या थी कि मैं कुछ कहानियाँ लिखूँ, नॉवेल्स लिखूँ। और जैसे ही मौका मिला 50 वर्ष की उम्र में, है ना, उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया, है ना। वो कह रहे हैं नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माय टेस्ट फॉर नरेशन, कि जो मैंने नॉवेल लिखना शुरू किया तो मुझे मेरा जो टेस्ट था कहानी का, है ना, वो मेरा पूरा हो गया। अब मुकुंद पूछ रहे हैं, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, जहां तक आपके नॉवेल्स की बात है, फ्रॉम बीइंग ए फेमस एकेडमिक, है ना, आप तो क्या थे? एक प्रसिद्ध एकेडमिक थे, है ना। एकेडमिक बताया था ना मैंने आपको, अकादमिक जो होता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित, स्टूडेंट्स की पढ़ाई से संबंधित। यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, है ना। तो ये मुकुंद कह रहे हैं उसके कि जहां तक आपकी नॉवेल्स की बात है, अब हम आपकी नॉवेल्स की बात करें तो फ्रॉम बीइंग ए फेमस एकेडमिक, है ना, आप क्या थे? पहले एक प्रसिद्ध एकेडमिशियन थे, है ना, एक शिक्षा शास्त्री थे आप। यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस, लेकिन आप एक शानदार, आपको जो फेम मिला, जो प्रसिद्धि मिली, वो कब मिली? आफ्टर द पब्लिकेशन, किसको प्रकाशित होने के बाद? ये वाली जो नॉवल था, द नेम ऑफ द रोज, है ना, इस उपन्यास के प्रकाशित होने के बाद मिली। यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, एट लीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम डॉट डॉट डॉट, है ना। अब कहने का मतलब ये कह रहे हैं, इसको समझो, देखो आप, ये मुकुंद इससे पूछ रहे हैं कि देखो आप हो तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, है ना, और आपने कम से कम 20 स्कॉलरली वर्क्स लिखे, नॉन फिक्शन, है ना। फिक्शन क्या होता है? कल्पना पे आधारित कहानियां लिखना, किस्से लिखना, तो वो तो फिक्शन हो गया। और अगर कोई एक स्कॉलरली बुक्स लिख रहा है, बच्चों के लिए कॉलेज की सब्जेक्ट्स की किताबें लिख रहा है, तो वो क्या हो गया? नॉन फिक्शन हो गया, है ना। तो ये कह रहे हैं कि आपने लगभग 20 नॉन फिक्शन की बुक्स लिखी, है ना, जबकि आपने मात्र कितने नॉवेल्स लिखे? 5 नॉवेल्स लिखे, है ना। फिर भी आपको प्रसिद्धि किससे मिली? नॉवेल से मिली, है ना। तो अब अम्बर्टो एको कह रहे हैं ओवर 40, अरे नहीं भाई 20 नहीं 40,
यानी नॉन फिक्शन जो है ना किताबें मैंने कितनी लिखी हैं, 40 से भी ज़्यादा लिखी हैं, है ना, और जबकि नॉवेल्स कितने लिखे हैं, मात्र 5 लिखे हैं। मुकुंद ओवर 40, अच्छा 40 से ज़्यादा। अमोंग देम ए सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सीमियोटिक्स, है ना, और मुकुंद कह रहे हैं अमोंग देम ए सेमिनल पीस ऑफ वर्क, है ना, ऑन सीमियोटिक्स, कि इन 40 किताबों में आपने एक अद्वितीय काम किया है, एक अद्वितीय, है ना, एक वो लिखा है आपने, पुस्तकें लिखी हैं, और वो किस पे, सीमियोटिक्स पे लिखी हैं, साइंस एंड सिंबल्स के ऊपर लिखी हैं। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो एको लेकिन ये कह रहे हैं कि लेकिन अधिकांश लोगों से आप पूछो अम्बर्टो एको के बारे में, एंड दे विल से, तो वो क्या कहेंगे, ओह ही इज द नोवेलिस्ट कि वो तो उपन्यासकार है ना। यानी जिस व्यक्ति ने, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, 40 किताबें किसके ऊपर लिखी हैं, बच्चों के सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखी हैं, जिसमें सीमियोटिक्स के ऊपर तो इतना शानदार, सीमियोटिक्स भी क्या है, एक शाखा है, विज्ञान की शाखा है ये, इसके ऊपर इतनी शानदार पुस्तक लिखी है ना, लेकिन लोगों को अम्बर्टो एको को किससे जानते हैं, वो नॉवेल से जानते हैं वो, ठीक है ना। तो डज दैट बॉदर यू, क्या आपको ये बात थोड़ा परेशान करती है, क्या आपको ये चीज़ परेशान करती है कि आप जो है ना 40 से ज़्यादा आपने शानदार किताबें लिखी हैं एकेडमिक्स की, है ना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से, कॉलेज की विषयों के संबंध में, और आपने मात्र कितने 5 उपन्यास लिखे, लेकिन आपको जो जनता है, जो दुनिया है, ये जो लोग हैं संसार के, ये किस नाम से जानते हैं, नॉवेलिस्ट के रूप से जानते हैं। तो क्या आपको ये चीज़ थोड़ा परेशान नहीं करती? अम्बर्टो एको कह रहे हैं यस, हाँ, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, क्योंकि मैं अपने आप को एक ऐसा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ जो मात्र कब लिखता है, संडेज को लिखता है। इट्स नॉट ए जोक, ये कोई जोक नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे, वास्तव में बस मैं ये जो नॉवेल्स लिखता हूँ ये संडे के टाइम निकाल के लिखता हूँ, है ना, बाकी के टाइम में तो मैं अपना यूनिवर्सिटी का काम करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ और बच्चों की सब्जेक्ट्स की किताबें लिखता हूँ, लेकिन लोग मुझे नॉवेल्स से जानते हैं। अब वो कह रहे हैं अम्बर्टो एको, आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। अब ये कह रहे हैं कि जो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, है ना, जो यूनिवर्सिटी के विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर कहीं इकट्ठा होते हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई संबंध किसी विषय पर चर्चा होती है, तो वो इसको एकेडमिक कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, सभा जो होती है, उनमें मैं पार्टिसिपेट लेता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं गया पेन क्लब्स, है ना, एंड राइटर्स, है ना, कि जो ये लेखक होते हैं वैसे वाले, है ना, कहानी कविता लिखने वाले, है ना, कवि जो होते हैं, उनकी मीटिंग्स में मैं कभी नहीं गया। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, मैं अपने आप को, जो एकेडमिक कम्युनिटी है ना, जो शिक्षा से जुड़ी हुई है, बच्चों की शिक्षा से जो जुड़ी हुई है, मैं तो उसका, अपने आप को उस समुदाय का सदस्य मानता हूँ। बट ओके, लेकिन हाँ ठीक है, इफ़ दे, अगर वो, मोस्ट पीपल, दे किसके लिए आ रहा है, अधिकांश लोगों के लिए आ रहा है, कि अगर अधिकांश लोग हैव रेड ओनली द नॉवेल्स लाफ्स एंड श्रग्स, हंसते हैं और कंधे ऊपर उचकाते हैं, कंधे उचका के और हंसते हुए बोल रहे हैं, चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जब अधिकांश लोग मेरे नॉवेल्स ही पढ़ते हैं, है ना, तो ठीक है भाई, अगर ये ऐसा जानते तो वही सही। आई नो, अब ये कह रहे हैं मैं जानता हूँ, दैट बाई राइटिंग नॉवेल्स आई रीच ए लार्जर ऑडियंस, यस, है ना। तो देखो बेटा, जो जन सामान्य के लिए चीज़ लिखी जाती है वही ज़्यादा दुनिया तक पहुँचती है कि नहीं है। देखो ऐसे जो लोकगीत होते हैं ना, तो वो लोकगीत क्या होता है बताओ, वो एक सामान्य जन जन तक पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। और जबकि जो कहानी कविता है या कहानी है वो पढ़े लिखे लोगों तक ही पहुँचेगी, है ना। अब जैसे वो गीत है, बरस बरस मारा इंदर राजा, है ना, अब ये एक लोकगीत है, अब ये हर गांव-गांव में गाया जाता है, हर कोई जानता है उसको, लेकिन प्रेमचंद की ईदगाह हर व्यक्ति ने तो नहीं पढ़ी, समझिए ना बात, ये है कहने का मतलब, है ना। आई रीच ए लार्जर ऑडियंस, है ना, नॉवेल्स लिख के मैं एक बहुत बड़ी श्रोताओं तक पहुंच सकता हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑन सीमियोटिक्स, हाँ निश्चित रूप से, है ना, कि सीमियोटिक्स के ऊपर लिख के और मैं अगर 1 मिलियन लोगों तक पहुंचना चाहूँ, है ना, तो संभव नहीं है, क्योंकि सीमियोटिक्स के ऊपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या क्या है, बहुत कम है। मुकुंद कह रहे हैं विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, यही चीज़ मुझे अपने अगले प्रश्न पे ले जाती है। ये कह रहे ना कि भाई ये जो अभी जो बात बताई है यही मुझे अपने अगले क्वेश्चन पे ले जाती है। द नेम ऑफ द रोज, ये जो आपकी उपन्यास है द नेम ऑफ द रोज,
इज ए वेरी सीरियस नॉवल, ये एक बड़ा गंभीर नॉवल है। इट इज़ ए डिटेक्टिव यार्न, है ना, इसमें एक जो कहानी बुनी गई है, यार्न का मतलब होता है धागा होता है ना, तो जैसे अब इसमें एक जो कहानी बुनी गई है वो डिटेक्टिव है ना, जैसे कोई जासूसी होती है ना, कुछ उस तरह की कहानी का परिदृश्य है इसमें। एट वन लेवल, एक स्तर पे तो ये इसमें कुछ कहानी का जो धागा जो है ना वो डिटेक्टिव के रूप में बुना गया है। बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, लेकिन ये इस चीज़ में भी डील करती है ना, इस चीज़ में भी क्या करती है, ये डेल्व करती है। डेल्व का मतलब इस चीज़ से भी ये हमें परिचित कराती है, किससे, मेटाफिजिक्स, तत्व विज्ञान। मेटाफिजिक्स को बोलते हैं यानी ईश्वर के बारे में, है ना, आत्मा के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में इसको क्या बोलते हैं हम, मेटाफिजिक्स बोलते हैं। आदमी के मरने के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म के बारे में, तो ये सब चीज़ें जिनका अध्ययन किया था वो मेटाफिजिक्स कहलाती है। थियोलॉजी, धर्मशास्त्र, एंड मेडिएवल हिस्ट्री, है ना। तो ये मुकुंद कह रहे हैं कि ये जो आपकी जो उपन्यास है द नेम ऑफ द रोज, एक तरफ तो ये बड़ा सीरियस नॉवल है, ये बहुत क्या है, सीरियस नॉवल है ना। एक तरफ इसमें जो कहानी बुनी गई है वो कुछ डिटेक्टिव जासूसी धागों से बुनी गई है ना, जासूसी कहानियों का इसमें अंश है। और दूसरी ओर ये वहीं पे ये तत्व विज्ञान को भी डील करती है, इसमें तत्व विज्ञान का भी अंश है, थियोलॉजी धर्मशास्त्र का भी है, और मेडिएवल हिस्ट्री का भी है, जो मध्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में भी इसमें झलक मिलती है। येट इट एंजॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस, फिर भी इसे इतनी ज़्यादा विशाल जन समुदाय द्वारा पसंद किया गया। अब ये मुकुंद ये कहना चाह रहे हैं कि देखो नॉर्मली क्या होता है, जो हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं वो पसंद आती हैं लेखक को, लोगों को, है ना, लेकिन ये जो है ये बड़ी गंभीर उपन्यास है ना, जो द नेम ऑफ द रोज जो है एक बड़ा गंभीर उपन्यास है ये। इसमें एक तरह से कुछ डिटेक्टिव यार्न बुना गया है, कुछ डिटेक्टिव स्टोरी है इसके अंदर, और जिसमें मेटा तत्व विज्ञान, अब ये नीरस विषय हैं ये, तत्व विज्ञान, आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, है ना, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र, मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, लेकिन फिर भी इतने सारे जन समुदाय द्वारा इसे क्यों पसंद किया गया। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, है ना, क्या आप इस सब से पजल हुए, है ना, क्या आप इस सब से हैरान हुए कि ये ऐसी होने के बावजूद भी ये नॉवल इतना ज़्यादा लोगों द्वारा क्यों पसंद किया गया, क्या ये चीज़ आपको हैरान करती है, पजल करती है ये। अब अम्बर्टो एको कह रहे हैं नो, नहीं, जर्नलिस्ट्स आर पजल्ड, मैं तो पजल्ड नहीं होता, मैं तो हैरान नहीं होता, जो पत्रकार हैं वो ज़रूर हैरान हो जाते हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी तो जो प्रकाशक हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट्स एंड पब्लिशर्स बिलीव, और ये इस वजह से है कि जो पत्रकार होते हैं और जो पब्लिशर्स होते हैं, प्रकाशक जो होते हैं, जो छापते हैं, है ना, चाहे किताब छापो, चाहे नॉवेल्स छापो, है ना, उपन्यास छापो, बिलीव, वो ऐसा विश्वास करते हैं दैट पीपुल लाइक ट्रैश, कि लोगों को तो कचरा पसंद है। ट्रैश का मतलब क्या होता है, बस जो है ना हल्की फुल्की चीज़ें, है ना, कोई गंभीर चिंतन उनको नहीं चाहिए, है ना। एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस, और उनको डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जिसमें दिमाग पर जोर लगाना पड़े, ऐसा चीज़ उनको पसंद नहीं आती। ऐसा कौन सोचते हैं, जर्नलिस्ट सोचते हैं, और जो पब्लिशर्स हैं वो सोचते हैं। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट, अब ये कह रहे हैं अम्बर्टो एको कि देखो इस धरती पर, इस जो धरती है हमारी पृथ्वी जो है, इस पे 6 बिलियन, है ना, देखो अब मिलियन का पता है ना 10 लाख होता है ना, 10 लाख का मतलब क्या होता है, 1000 को अगर 1000 से गुणा कर दें तो ये 1 मिलियन हो गया, ठीक है ना, और फिर वापस इसको अगर 1000 से और गुणा कर दो आप तो ये 1 बिलियन बन जाता है। क्या बन जाता है ये, 1 बिलियन। तो 1000 को 1000 से गुणा करने पे तो 1 मिलियन, और फिर वापस इसको 10,000 से 1000 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 बिलियन बन जाएगा। और वो भी कितने हैं, 6 हैं। तो देखो 6 के आगे 3 और 3 6 और 3 9 जीरो लग गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने लोग हैं इस धरती पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 6 अरब। यानी अम्बर्टो एको कह रहे हैं कि इस धरती पे 6 अरब जनसंख्या है। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज, है ना, जबकि जो नेम ऑफ रोज जो मेरा उपन्यास है इसकी तो मात्र 10 से 15 मिलियन कॉपी ही बिकी हैं, है ना, तो 15 है ना, और 3 जीरो और फिर वापस 3 जीरो, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 1.5 करोड़। यानी जनसंख्या तो कितनी है, 6 अरब, और कॉपी कितनी बिकी है, 1.5 करोड़।
ठीक है ना। सो इन ए वे आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, तो इस तरह से देखा जाए तो मैं एक बहुत छोटे जो पाठकों का वर्ग है उस तक ही पहुंच पाया हूं, है ना, एक बहुत छोटे पाठक वर्ग तक मैं पहुंच पाया हूं। बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स, लेकिन इस प्रकार के जो रीडर्स होते हैं, बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स, लेकिन बिल्कुल जो इस प्रकार के जो पाठक होते हैं हु डोंट वांट एक्सिड एक्सपीरियंसेस, वही इसमें उस प्रकार के वर्ग, वो पाठक वर्ग है इसमें जिसको हल्की फुल्की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। मैंने बताया ना आपको, देखो कि आजकल फिल्में जो बनती है कितनी घटिया फिल्म बनती है, ना कोई स्टोरी होती है उनमें, बस है ना 2-4 गाने इधर उधर मटकाने वाले बना दो और बस वो, और 1-2 हीरो हीरोइन ले लो जो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है और बस फिल्म बना देते हैं वो, है ना। लेकिन एक ऐसी फिल्म नहीं बनती जो हर आदमी, एक जन सामान्य इसको पसंद करे। जैसे तारे ज़मीन पर थी, कितनी बढ़िया स्टोरी थी उसकी, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि इस धरती पर जो 6 अरब लोग हैं उनमें से मात्र, अब देखो ये तो अमेरिका और यूरोप की ही है ना, तो अगर अन्य देशों में भी जाती तो बहुत सारी बिकती नहीं, तो इसका मतलब है कि बहुत सारा परसेंटेज इस दुनिया में ऐसे लोगों का भी है जिनको इजी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, है ना, जो गंभीर चिंतन पसंद करते हैं, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और हम ये कह सकते हैं कि उनको हमेशा ट्रेस नहीं चाहिए, हमेशा उनको हल्की फुल्की चीज़ें नहीं चाहिए, कभी कभी उनको गंभीर चिंतन भी चाहिए, है ना। जैसे कि आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर, है ना, मैं 9 बजे बाद जब डिनर कर लेता हूँ उस समय वॉच टेलीविज़न एंड वांट टू सी ईदर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम। अब ये मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम ये क्या है, वो है ड्रामा सीरियल है अमेरिका के, ये है ना, अमेरिका के जैसे अपने टेलीविजन सीरियल होते हैं ना उस तरह के। ये कह रहे हैं कि 9 बजे बाद मैं भी हल्का फुल्का चीज़ देखना पसंद करता हूँ, आई एन्जॉय इट एंड आई नीड इट बट नॉट ऑल डे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि देखो मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति को हल्की फुल्की चीज़ें पसंद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके मन में गंभीर चिंतन के प्रति इच्छा नहीं है ना। मैं जैसा कि खुद का उदाहरण दिया कि मैं 9 बजे बाद जो है ना मुझे हल्की फुल्की चीज़ें पसंद है, मैं भी टीवी सीरियल्स देखता हूँ, लेकिन नॉट ऑल डे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं मैं हर पूरे दिन भर ऐसे ही फालतू के सीरियल्स ही देखता रहूँ, यानी मुझे गंभीर चिंतन भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मुकुंद कह रहे हैं, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद ए पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री दैट ... है ना। अब ये कह रहे हैं कि इसकी जो ग्रांड सक्सेस है आपकी, ये जो आपका जो ये नॉवल है, उपन्यास जो है ना, इस नॉवल की जो ग्रांड सक्सेस है ना, हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट, क्या इसका कुछ इस फैक्ट से वास्ता है, दैट इट डील्ड विद द पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, कि इसमें मध्यकालीन इतिहास को डील किया गया, यानी इसमें मध्यकालीन इतिहास की घटनाएं लिखी गई हैं। क्या इससे कुछ लेना देना है इसकी सक्सेस का, कि इसमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताया गया है ना। अब अम्बर्टो एको कह रहे हैं, देखो बहुत शानदार बात कही है इन्होंने, दैट इज पॉसिबल, हाँ संभव है, ये ऐसा हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, लेकिन अब मैं आपको दूसरी कहानी बताता हूँ। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक ए चाइनीज वाइज मैन, क्योंकि मैं, है ना, जो चाइनीज वाइज मैन होते हैं, है ना, ऐसा माना जाता है बेटा चीन के अंदर पहले जमाने में मध्यकालीन उसमें कहानियां कहने का लोगों को बहुत शौक था, वाइज मैन बोलते थे उनको, है ना, चीनी लोक कथाएं। तो मैं एक लोक कथा जैसी एक कहानी में आपको सुनाता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड, मेरी जो अमेरिकन पब्लिशर जिसने ये किताब छापी है, ये जो नॉवल छापा है, उसने मुझसे कहा था, वाइल सी लव्ड माई बुक, जब उसे मेरी ये किताब पसंद आ गई थी, मेरा नॉवल पसंद आ गया था, तो उसने मुझसे कहा था, सी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन ए कंट्री वेयर नोबडी हैज सीन कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन, है ना। तो अमेरिकन पब्लिशर जिसने मेरा ये नॉवल छापा था, उसने मुझसे कहा था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, मुझे नहीं लगता कि ये जो आपका नॉवल है इसकी 3000 से ज़्यादा कॉपियां बिक पाएंगी, क्योंकि इन ए कंट्री वेयर नोबडी हैज़ सीन ए कैथेड्रल, क्योंकि एक ऐसा देश जहाँ पे बहुत किसी ने कैथेड्रल देखा ही नहीं। कैथेड्रल का मतलब होता है एक ऐसी चर्च जिसमें बिशप की मेन सीट होती है ना, एक मेन गद्दी होती है। वैसे तो होने को तो बहुत सारी चर्च होती हैं, छोटी छोटी, हर कॉलोनी में चर्च मिल जाएगा आपको, जैसे हमारे यहाँ मंदिर होते हैं ना, हर कॉलोनी में मंदिर मिल जाएंगे आपको, हनुमान जी लेके सोटा खड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही
हर देश के अंदर हर कॉलोनी में चर्च मिल जाएंगे, लेकिन जो ये मेन कैथेड्रल होता है, ये इसमें क्या होता है, ये बहुत मुख्य चर्च होती है। अब इस चर्च को हर किसी ने तो देखा नहीं, है ना, तो वैसा ही, और ना ही स्टडीज लैटिन, है ना, जो प्राचीन रोम की भाषा है, प्राचीन रोम जो साहित्य लिखा गया, इस लैटिन को भी लोग नहीं जानते, है ना। तो ये उस पब्लिशर ने कहा था कि भाई देखो, आपका ये जो उपन्यास है इसमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताया गया है ना, कैथेड्रल के बारे में बताया गया है, उस चर्च के बारे में बताया गया है जो क्या है, जिसमें बिशप की सीट है ना, और इसमें लैटिन भाषा जो है, लैटिन साहित्य जो है उसके बारे में बताया गया है, मध्यकालीन साहित्य के बारे में। तो लोग तो इसके बारे में जानते ही नहीं है, ऐसा उसका अंदाजा था उस पब्लिशर का। तो उसने कहा था कि भाई मैं तो ये मानती हूँ कि इसकी 3000 से ज़्यादा कॉपियाँ नहीं बिक पाएंगी, जब उन्होंने उसको छापने के लिए दिया था, उस समय की बात है। सो आई वॉज गिवन इन एडवांस ऑफ 3000 कॉपीज, है ना। अब लेखक को उसका मेहनताना मिलता है ना, तो उसने, उस महिला ने उनको 3000 कॉपी का एडवांस दे दिया कि ये आपकी रॉयल्टी बनती है, ये लो, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि इसकी 3000 से ज़्यादा कॉपियाँ नहीं बिक पाएंगी। बट इन द एंड, लेकिन अंत में इट सोल्ड 2 to 3 मिलियन इन द US, अमेरिका के अंदर ही, है ना, कितनी, 2 से 3 मिलियन, है ना, इतनी कॉपियां बिक गई। 20 लाख से 30 लाख कॉपियां तो सिर्फ कहां बिक गई, अमेरिका के अंदर ही बिक गई थी। ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन, देखो अब ये बहुत ही शानदार चीज़ बताई गई है इसमें। देखो बेटा, ये जो बड़े लोग होते हैं ये ऐसे ही नहीं बन जाते, बहुत बड़ी साधना की हुई होती है इन्होंने, है ना। तो और ये जो चीज़ें निकल के आती हैं ये उनके अनुभव से, है ना, निकली हुई होती हैं। ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिएबल पास्ट फार बिफोर माइन। ये कह रहे हैं कि मैंने जो ये उपन्यास लिखा है ना, मेरा ये जो उपन्यास है, इससे पहले भी, मेरा जो द नेम ऑफ द रोज उपन्यास है, इससे पहले भी बहुत सारा, है ना, मध्यकालीन इतिहास के बारे में बहुत सारा पहले भी लिखा गया है। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज ए मिस्ट्री, मैं सोचता हूँ कि ये जो मेरी बुक है, इसकी जो सफलता है, ये एक रहस्य है। क्या है ये? एक रहस्य है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट, कोई भी इसे बता नहीं सकता कि ये रहस्य क्या है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यानी मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इसकी इतनी, है ना, 1.5 करोड़ कॉपियां बिक जाएंगी। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 ईयर्स अर्लियर और 10 ईयर्स लेटर, देखो कितनी बड़ी बेटा जो है ना जीवन का सार दे दिया इस लाइन के अंदर उन्होंने, कि आई हैव रिटन द नेम ऑफ रोज 10 ईयर्स अर्लियर और 10 ईयर्स लेटर। अगर यही उपन्यास मैंने या तो 10 वर्ष पहले लिखा हुआ होता या 10 वर्ष बाद लिखा हुआ होता, इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, तो ये वो सेम उपन्यास नहीं होता, है ना मैं उसको ऐसा लिख पाता और ना ही इतनी इसकी उपलब्धि, इतनी ख्याति, इतनी प्रसिद्धि, इतनी कॉपियां इसकी बिक पाती। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि देखो, कभी कभी ईश्वरीय संयोग होता है कि हमारे जीवन में भी कुछ अच्छे लोग आते हैं, है ना, तो हम अच्छे रास्ते पे चल पड़ते हैं, है ना। संयोग बस बुरे लोगों के उसमें आ गए तो बुरे रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो ये कुछ दैवीय संयोग भी होता है, ये मिस्ट्री है। क्या है ये? एक रहस्य है ना। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं इस उपन्यास को 10 वर्ष पहले लिखता या 10 वर्ष बाद लिखता तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको इतनी ग्रांड सफलता मिल पाती, है ना। तो कहने का अर्थ ये है बेटा कि जो भी जिस समय जिस तरह का मौका हो, है ना, उसको हमें अपना के उस दिशा में हमारे प्रयत्न करने चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, और खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।